महंगाई पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार ने किसानों को राहत देने का मन बनाया है। किसानों की हालत मजबूत होगी तो महंगाई पर भी नकेल कसी जा सकेगी। अपने करीबी मंत्रियों के साथ करीब 3.5 घंटे की माथापच्ची के बाद मोदी सरकार ने एक रोड मैप तय किया है। इसमें देश के 500 जिलों के लिए आपातकालीन योजना भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक अनंत कुमार, उमा भारती, रामविलास पासवान और राधा मोहन सिंह के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की राहत पर जोर दिया, साथ ही कालाबाजारी पर अंकुश लगाने पर भी बातचीत की। बताया जा रहा है कि कमजोर मानसून यानी कि कम बारिश की स्थिति में केंद्र सरकार किसानों को नगद डीजल सब्सिडी दे सकती है और यही है सबसे बड़ी खबर, नगद डीजल सब्सिडी। इतना ही नहीं, सूखाग्रस्त इलाकों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा और फसल का नुकसान होने पर किसानों को नगद मुआवजा भी दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर नगद मुआवजा या सब्सिडी देने पर आखिर सरकार पैसा बीच में ही चट करने वाले बिचौलियों से किसानों को कैसे बचाएगी। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों के साथ मंथन में यह बताया गया कि सरकार के पास गेहूं और चावल का पर्याप्त स्टॉक है और सूखे के हालात में एक इमरजेंसी योजना लागू कर दी जाएगी। कोशिश की जाएगी कि राज्यों में किसानों को हर वक्त बीज मिल सके, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। और इतना ही नहीं, राज्य सरकारें कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देंगी ताकि पानी बचाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि दक्षिण भारत को छोड़कर देश के सभी जलाशयों में पर्याप्त पानी है और 500 से ज्यादा जिलों में आपातकालीन फसल योजना लागू कर दी जाएगी। महंगाई पर काबू करने की दिशा में एक और अहम फैसला किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने डीजल के दामों को बाजार के हवाले करने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अरुण कुमार सिंह। अरुण, एक बात तो साफ है कि सरकार दिखा रही है वो हरकत में है, महंगाई पर अंकुश कैसे लगाए, किसानों पर तवज्जो कैसे दे, लेकिन ये कहना बड़ा आसान होता है और करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। उसके बारे में कुछ मंथन हुआ? दिक्कतें क्या होंगी? करना चाहते हैं वो तो हम जान गए। संदीप, सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो दिखना चाहते एक्शन में है, क्योंकि उन्होंने मनमोहन सिंह पर लगातार नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाए थे कि वो पॉलिसी पैरालिसिस है, निर्णय नहीं लेते हैं, बहुत ढीले हैं, बहुत समय लेते हैं निर्णय लेने में, तो वो कम से कम उनके ऊपर आरोप न लगे, इसकी कोशिश नरेंद्र मोदी पहले से ही कर रहे हैं और एक्शन में दिखना चाहते हैं। और आपने एक बात बहुत वाजिब उठाया कि सब्सिडी देने की बात हो रही, राहत देने की बात हो रही, इन सब में पैसा लगेगा और जिसको पैसा देना यानी वित्त मंत्री को, वो तो उस बैठक में थे ही नहीं। तो शायद नरेंद्र मोदी सारे मंत्रालयों से बातचीत करके एक मोटा खाका खींचना चाहते हैं। उसके बाद वो जो वित्त मंत्री अरुण जेटली उनसे अलग बात करेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि लोग लुभावन वादे तो कर दिए जाते हैं, उसके लिए वादे सरकार कर देती है, लेकिन जब पैसे देने की बात होती है तो अक्सर वित्त मंत्री अड़ंगा लगा देते हैं। इसके पहले की सरकारों में आपने देखा था प्रणब मुखर्जी और चिदंबरम ने किस तरह से कई फैसलों जो लिए थे सरकार ने वो लागू नहीं हो पाए क्योंकि पैसे नहीं रिलीज किए। तो इस बैठक में भी जो वित्त मंत्री अरुण जेटली वो मौजूद नहीं थे। हाँ, सरकार की ये कोशिश जरूर है कि वो दिखाए कि पहले ही सूखा आने से पहले वो कोशिश कर रही है, वो डीजल पे कैश सब्सिडी देना चाहती है, वो राज्यों के साथ मिलकर काम करना चाहती है, वो 24 घंटे हेल्पलाइन सेंटर खोलना चाहती है, वो कम जिसमें पानी लगे ऐसी फसलों का विस्तार करना चाहती है, वो सीड पर सब्सिडी देना चाहती है, वो खाद मुहैया कराना चाहती है। इसीलिए रामविलास पासवान को और अनंत कुमार को वहां बुलाया गया था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करना चाहती है ताकि सूखा पड़े तो भी अन्न वहां पर पहुंच सके। तो कोशिश कई स्तर पर नरेंद्र मोदी करते हुए दिखना चाहते हैं और उसी की झलक आज मिली थी। संदीप, बिल्कुल, लेकिन सवाल कई खड़े हो जाते हैं। कहने में ये सारी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, सुनने में भी मुझे अच्छी लग रही हैं, होंगी कैसे लागू, इससे जुड़े कई अहम सवाल आज इंडिया 9 बजे में मैं उठाने वाला हूं। पहला सवाल, क्या होगा महंगाई घटाने का रोड मैप? महंगाई घटाना प्राथमिकता थी सरकार की। दूसरा सवाल, महंगाई घटाने के दावे सिर्फ चुनावी हैं या वाकई ये तर्क संगत भी हैं? क्या कालाबाजारी पर लगाम लगा पाना संभव है? चौथा सवाल, टैक्स में बड़ी राहत की चर्चा है, अब फंड कहां से आएंगे? और पांचवा और आखिरी सवाल, सब्सिडी को लेकर क्या कठोर फैसले मुमकिन भी हैं? और इस पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं नलिन कोहली, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह, भारत कृषक समाज के अजय जाखड़ मेरे साथ हैं और वरिष्ठ अर्थशास्त्री मोहन गुरुस्वामी भी। लेकिन नलिन, पहला सवाल आपसे ही, सुनने में सब अच्छा लग रहा है, हो पाएगा लागू? पहली बात तो मैं कहूंगा कि कोशिश में दिखना चाहते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। इस वाक्य का कई बार प्रयोग हुआ। कोशिश जरूर होती है, दिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, करने की आवश्यकता है। हाँ। और इस सरकार को पहली बार एक सरकार बनी है, स्थिर सरकार 25 साल में, इसलिए ताकि कुछ किया जाए, दिखाने के लिए नहीं। दोनों में बहुत फर्क है। और जहां तक मैं मोदी जी के लिए स्पष्ट रूप से कह दूं,
मोदी जी दिखावे में नहीं मानते। अभी तक जितनों ने उन्हें कवर किया है, ये मानेंगे जरूर संदीप भाई जी। उनका इंटरेस्ट दिखावा में नहीं है। वो या तो कुछ कहते नहीं है, और जब कहते नहीं है तो कुछ करके दिखाते नहीं, वो बात सही है। विषय पे। नलिन अब हम पॉइंट पर आते हैं, बिल्कुल सीधे। नलिन सीधे पॉइंट पे आते हैं। महंगाई कैसे घटेगी, रोड मैप क्या है? हमने रोड मैप के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली। रोड मैप बताइए, कैसे घटाएंगे महंगाई? रोड मैप आपको उचित समय में मिल जाएगा। मैं और आप स्टूडियो में बैठे तो रोड मैप नहीं देंगे, भारत सरकार उस पर काम कर रही है। तो हमें भारत सरकार की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि वो अपना रोड मैप बताएंगे। हाँ। लेकिन उसमें जरूर काम चल रहा है, क्योंकि महंगाई न केवल बड़ी चुनौती है, हम जानते हैं देश की आशाएं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कई और भी मुद्दे थे चुनाव में, लेकिन इन तीनों मुद्दों पे काम करने की आवश्यकता है, और काम किया जाएगा। क्योंकि हम स्पष्ट रूप से मोदी जी चुनाव में कहे और सरकार तुरंत उस काम पे लग गई है, तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। नहीं, इसमें देखिए वो होता है ना, लोक लुभावन वादे करना एक चीज है नलिन, आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। अब फर्ज कीजिए कि भाई डीजल के दाम नहीं घटाएंगे, इस पर फैसला नहीं हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का हमने बयान भी सुना, पर अगर हम थोड़ा सा इराक पर तवज्जो दें, वहां पर जो हालात हैं आप भली भांति वाकिफ हैं, जो सुन्नी इस्लामिस्ट हैं वहां पर, आतंकी हैं, वो बगदाद पर भी लगभग कब्जा करने के कगार पर पहुंच गए हैं, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आग लगने वाली है। तो वहां आग लगेगी, यहां जस के तस रहेंगे, ये बात कितने दिन तक आप लोगों को समझा पाएंगे? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं, अच्छा प्रश्न है। ऐसा है संदीप जी, जब कठोर परिस्थितियां आती है तो उसका ये अर्थ नहीं है कि लीनियर वे में जाए, हर जगह काम करने की आवश्यकता होगी। भाई अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मैं यदि देखता हूं, एक तरफ आप अर्थव्यवस्था को जब मजबूत करते हैं, आपके पास थोड़ा सा लीवे हो जाता है फंड्स के साथ खेलने के लिए। जैसे लगातार हम कहते रहे हैं जब हम विपक्ष में थे कि जब अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ रहे हैं तेल के लिए, उसी के साथ साथ भारत में भी तेल खोजने की प्रक्रिया बढ़नी चाहिए। पिछले 8-9 सालों में इतनी नहीं बढ़ी, कई जगह तो स्थिर रही। तो आप अपने सप्लाई को भी इंटरनली देखें। नंबर 2 कि आपके पास जब फंड अवेलेबल होता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो आप टैक्सेस गिरा सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी गिरा सकते हैं, वैट के ऊपर खेल सकते हैं, इस सब से भी आप राहत दे सकते हैं, सरकार अब्सॉर्ब कर सकती है। तो इसका आज के दिन कठोर परिस्थितियां हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि सारे चीजों पर हम काम ना करें। साथ साथ सरकार जो है इन चीजों को समझती है, और जब मोदी जी ने कहा 60 साल आपने दिया, हमें 60 महीने दीजिए, हम इन चुनौतियों को स्वीकार रहे हैं, और इन चुनौतियों में भारत के हर देशवासी के लिए काम करना शुरू कर दिया है। मुझे अभी भी स्पेसिफिक्स नहीं मिले हैं डॉक्टर मोहन गुरुस्वामी साहब, मुझे ये बताइए, अब किसानों की फर्ज कीजिए हम बात करते हैं, सूखाग्रस्त इलाकों को 3 श्रेणियों में, नलिन रुकिए, सबको वक्त मिलना चाहिए ना। नलिन आपको दिखेंगे सर नलिन, 3 मेहमान और हैं, देखिए अच्छा नहीं लगता कि आपकी आवाज क्यों सरकार से जी आप एक अगर डॉक्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे कदम होंगे, वो मुझे लगता है अनफेयर भी होगा और संभव भी नहीं है। चलिए, मैं बाकी मेहमानों से भी थोड़ा, अब तो आप सत्ता में हैं, अब तो दरिया दिली दिखाइए, हर पॉइंट को काउंटर करने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत वक्त है आपके पास। मोहन गुरुस्वामी साहब, मुझे ये बताइए कि अब आप किसानों पर जोर दे रहे हैं, सूखाग्रस्त इलाकों को 3 श्रेणियों में कर दिया, 500 जिले आपने आपातकालीन योजना वहां लागू हो जाएगी, पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? आप तेल के दाम नहीं बढ़ाना चाहते, आप महंगाई को नहीं बढ़ाएंगे, सब्सिडी भी जारी रखेंगे, ये दोनों चीजें तो नहीं हो सकती ना, 2 नावों पर सवार नहीं हो सकते, ये तो जिंदगी की कड़वी हकीकत है। सही बात है। और आज देखिए, आज की मीटिंग में वित्त मंत्री नहीं गए, पर दाम क्यों बढ़ते ये समझना चाहिए, क्योंकि ये लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं, जो राजनीति लोग बैठे हुए हैं। दाम इसलिए बढ़ते हैं कि अगर उत्पादन कम होता है तो दाम बढ़ता है, अगर लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा हो जाता है तो दाम बढ़ता है। अब पिछले 10 साल में इस देश की जीडीपी 700 बिलियन डॉलर से लेके 2000 बिलियन डॉलर चले गई। तो इसके माने ग्रोथ हुआ है, तरक्की हुआ है, मध्यम वर्ग की जो लोग हैं वो बढ़ गए, और आमदनी, लोगों की जो वेतन है, आमदनी है, वो भी बढ़ गया है। जो लोअर मिडिल क्लास जो कहते थे, जो 68% अपनी सैलरी खाने पे खर्च करते थे, आज 40% खर्च कर रहे हैं। और उनको जब पैसा ज्यादा हो जाता है, गेहूं जो है कल के दाम में नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल।
क्योंकि जब हर वस्तु के लिए आप इंटरनेशनल प्राइस मांगते हैं, मोटर गाड़ी बेचेंगे तो इंटरनेशनल प्राइस मांगेंगे, ट्रैक्टर को इंटरनेशनल प्राइस मांगेंगे, रेफ्रिजरेटर को इंटरनेशनल प्राइस मांगेंगे। जब गेहूं खरीदना है आपको हिंदुस्तानी दाम चाहिए, ये हो नहीं सकता। ये हम कहते हैं इसको एडवर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड। यस, एडवर्स ट्रेड। इससे इस देश के किसान गरीब होते जा रहे हैं। देखिए आज इस देश पे 60% आबादी कृषि पर निर्भर है और कृषि की जो शेयर है जीडीपी में 20% से कम हो गया है। इसके माने गरीबी को आप बढ़ाते जा रहे हैं, उनको दबाव डालते जा रहे हैं, क्योंकि ये मध्यम वर्ग के लोग जो हैं, जो दिल्ली में बैठते हैं और टीवी स्टूडियो में आते हैं, हाँ। इन लोगों की आवाज बहुत पहुंच जाती है ऊपर तक। तो गरीब आदमी की कोई यहाँ पे सोच नहीं है। पर गरीब पर थोड़ा सा मोहन गुरबानी साहब, थोड़ा गरीब पर जोर देने की जो ये कोशिश है, अजय कहीं ना कहीं आप मुस्कुरा रहे होंगे। आप लगातार ये लड़ाई लड़ते हैं कि भाई जय किसान के नारे बुलंद हो जाते हैं, किसानों की बात नहीं होती। अब ये बात तो की जा रही है कि अच्छे दाम भी दे दिए जाएंगे, सब्सिडी जारी रहेगी, हमारे पास स्टॉक्स भी हैं। सिर्फ इससे काम चल जाएगा या इससे आगे दरअसल हमें बढ़ने की जरूरत है? अभी क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर तो मैंने तेल की कीमतों की बात की, कमजोर मॉनसून की है। संदीप जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल। देखिए, आप सब जो टीवी चैनल पे बैठे हैं वो आप सब फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं कि दाम बढ़ गए हैं, पर मेरे हिसाब से बिल्कुल जो हकीकत है जमीन पे ये उल्टी है उससे। जो चना है वो 2006 के भाव से बिक रहा है, जो और सरसों 2008 के भाव से बिक रहे हैं। जो टमाटर पिछले साल 10 रुपए का बिक रहा था वो खेत में 1 रुपए का बिक रहा है और मेरे दफ्तर निजामुद्दीन में 15 रुपए का बिक रहा है। जो तोरी है वो पिछले साल 20 रुपए की बिकी खेत में, अब 6 रुपए की बिक रही है और निजामुद्दीन में 30 रुपए की बिक रही है। उसी हिसाब से आप मिर्च का हाल देखो। मिर्च पिछले साल हमने खेत में 12 रुपए किलो की बेची, अब 2 रुपए किलो की बेच रहे हैं। पर पिछले साल भी दिल्ली के बाजार में 60 रुपए की बिकी, आज के दिन भी 60 रुपए की बिक रही है। तो प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, घट रही हैं। सबको मालूम है, ये दिल्ली में जो बैठे हैं, नेता बैठे हैं, अफसर बैठे हैं, सबको मालूम है क्यों घट रही हैं। जो समस्या है कालाबाजारी हो रही है ना, मंडी में आप ये कह रहे हैं ना, कालाबाजारी हो रही है अजय। हाँ, और इसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, इसके लिए अच्छे गवर्नेंस की जरूरत है कि जो कानून देश में हैं उनका इस्तेमाल किया जाए और कालाबाजारी बंद करी जाए। और तो कालाबाजारी बंद करने के लिए सुनिए, क्योंकि नलिन भी इस पर ध्यान देंगे। कालाबाजारी बढ़ने के पीछे कुछ जानकार ये कहते हैं कि जब एनडीए की पुरानी सरकार थी तब जो कमोडिटीज को अलाउ किया, उसमें कारोबार जो फ्यूचर ट्रेडिंग अलाउ हुई, उससे कालाबाजारी ज्यादा बढ़ी। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि जिन वस्तुओं में फ्यूचर्स ट्रेडिंग हुई है उसमें प्राइस में इतना फ्लक्चुएशन नहीं आया है। ये जो सारी वस्तुएं मैंने आपको बताई हैं, तोरी हुई, करेला हुआ, टमाटर हुआ, इन सब चीजों में फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं है। ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। काला बाजारी आजादपुर सब्जी मंडी में है, नवी मुंबई में है। ये पूरे देश का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का मार्केट कंट्रोल करते हैं, ये कार्टेल है। और सरकार में हिम्मत है तो इनको तोड़ के दिखाए। और यही हम किसानों की तरफ से कहना चाह रहे हैं आपको संदीप जी, आपके चैनल के जरिए हम समझते हैं कि कोई ना कोई वो जो नेता आज इकट्ठे हुए थे, सारे के सारे जो कैबिनेट मंत्री इकट्ठे थे, वो ये देख रहे होंगे। और ये एक दिन में समस्या का हल होने वाला नहीं है, पर यही असली समस्या है। यही असली समस्या है। अखिलेश बाबू, ये बताइए, जो ये बातें आ रही हैं, ये लोगों को लुभाने की कोशिश मात्र हैं या दरअसल जमीनी हकीकत में भी तब्दील हो सकती हैं? इसमें एक और बात मैं उठाना चाहूंगा। अब सूत्र हमें बता रहे हैं, एक मिडिल क्लास के लिए बड़ी खबर है कि 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाएगी। पिछले 3-4 सालों से आप लोग भी इस तरह की खबरें लीक कराया करते थे, 3 लाख हो जाएगी, इस बार 4 लाख हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी। क्या ये संभव है? क्या देखिए, जो सरकार मिली है माननीय मोदी जी को, वो बहुत ही अच्छी स्वस्थ अर्थव्यवस्था की सरकार इन्हें मिली है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत हेल्दी इकोनॉमी के साथ ये सरकार डाउट तो बहुत है सर। पहली बात। दूसरी बात, अभी तमाम मीटिंगों की चर्चा आप कर रहे हैं और आपने जिक्र किया सूखे की, फला की, धमाका की। ये ऑलरेडी स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट की है और उस गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी में एक एक चीज डिफाइन है कि किस चीज के सूखे पे कितने रुपए मिलेंगे, पर हेक्टेयर रेट है सूखे को लेकर के। सब्सिडी बीज पे भी है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे भी है, खाद पे भी है, कीटनाशक पे भी है,
बोरिंग पे भी है, ट्यूबवेल पे भी है, ये सब है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आज की बैठक में ये जो सब्सिडी है सूखे की, इसमें क्या कोई इजाफा किया गया है? जो पर हेक्टेयर रेट है, क्या कोई इजाफा किया गया कि जिससे कंट्रोल करने के लिए, कि वही चल रहा है? और क्या मीटिंग्स में हुई है, उसकी ब्रीफिंग सब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई। हम आप अंदाजे से ही बात कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि एक मीटिंग हुई, लेकिन उसमें देश को जानने के लिए क्या आया वो बेहतर होता तो हम सर थोड़ा तो टाइम होते। दीजिए। देखिए हम सोचते ये हैं अब कि आप बाल की खाल निकाल रहे हैं अखिलेश बाबू, आप जानते हैं राजनीति, आप सरकार का तजुर्बा जानते हैं। अभी तो 2 हफ्ते हुए हैं, जुम्मा 2 हफ्ते हुए हैं, थोड़ा तो वक्त दीजिए ना। नहीं कर रहे हैं अभी सरकार को वक्त है, सरकार काम करे, अभी हम बुराई नहीं कर रहे हैं। हाँ लेकिन जो जिक्र आपने कहा कि मीटिंग की, ठीक है मीटिंग किया, कुछ किया ही होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, हम बुरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार की ब्रीफिंग होती तो हम आप उस पर और अच्छे से बात कर लेते। हम ये बिल्कुल ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन जो उपाय जिन्हें आजमाकर मोदी सरकार आने वाले दिनों में महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश करेगी, इस पर तो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल नवजोत के पास कुछ है, वो बताएंगे। जी संदीप जी, आंकड़े हैं मेरे पास, और वो 2009 और 2014 के आंकड़े अगर हम कंपेयर करें, 5 साल में महंगाई कितनी बढ़ी है। 2009 में सिलेंडर की बात करें 300 रुपए में मिलता था, 2014 में 414 रुपए में मिलता है। इसके अलावा अगर हम 5 साल में देखें तो 114 रुपए महंगा हो गया है सिलेंडर। अंदाजा आप लगा सकते हैं, 38% का उछाल इसमें आया है। गैर सब्सिडी का जो 13वां सिलेंडर है वो 926 रुपए में मिल रहा है। अगर हम दालों की बात करें, खाद्य पदार्थों की, 2009 में अरहर की दाल 50 रुपए में मिलती थी, 14 में 90 रुपए की मिलती है। इसी तरीके से दूसरे खाद्य पदार्थों की अगर हम बात करें तो अगर हम अरहर की दाल की बात करें 40 रुपए महंगी हो गई है, और इसमें भी 80% का उछाल आया है। खाद्य पदार्थ किस तरीके से महंगे हुए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। आटे की बात करें 2009 में 12 रुपए किलो मिलता था, लेकिन अब कितना उछाल हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। 5 साल में 8 रुपए महंगा हो गया है, 70% का उछाल हुआ है। ये आटे की बात कर रहे हैं, खाद्य पदार्थों की बात कर रहे हैं। सरसों का तेल 60 रुपए में मिलता था, लेकिन उसके बाद 5 साल में 50 रुपए और ज्यादा महंगा हो गया सरसों का तेल, यानी 90 रुपए में मिल रहा है। उछाल काफी ज्यादा है, 82%। इसी तरीके से अगर हम चीनी की बात करें, 18 रुपए में 2009 में मिलती थी, लेकिन 40 रुपए, काफी ज्यादा महंगी हुई है चीनी। और यहां पर भी 22 रुपए महंगी हुई है। कितना ज्यादा डिफरेंस आया है अंदाजा आप लगा सकते हैं। जी संदीप जी, शुक्रिया नवजोत। और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि हमारे जो मेहमान हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मोहन गुरुस्वामी साहब आपका, अखिलेश प्रताप सिंह आपका, नलिन कोहली आपका, और अजय वीर जाखड़ आपका भी बहुत बहुत